मामूली सी दिखने वाली गोली किसी की किस्मत चमका सकती है या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। कल्टीवेशन की इस खतरनाक दुनिया में हर एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। अगर तुम भी इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। उस विशाल हॉल के मंच पर खड़ी चीफ कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी पारखी नज़रों के सामने से 10,000 से भी अधिक अनमोल खजाने गुजर चुके थे। बात जब एक मिड ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की हो तो कम से कम 100 बार उसने ऐसी दवाइयों की जांच की थी। सिर्फ एक सरसरी नज़र और वह उसकी असली कीमत भांप लेती थी। इस वक्त उसके सामने रखी उस गोली से एक सम्मोहक महक उठ रही थी। उसका रंग चमकदार था और बनावट बेहद चिकनी। पहली नज़र में कोई भी कह देता यह तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का नायाब तोहफा है। तभी जियांग फांग ने बेहद बेरुखी से अपने कंधे उचकाए और बोला, मुझे इस कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वह इसे ले सकता है। ठीक उसी पल भीड़ में खड़े एक काने फाइटर की नज़र उस सीसी पर पड़ी। वह फौरन आगे बढ़ा और उतावलेपन में चिल्लाया, मैडम, अगर आप इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को नहीं खरीद रही हैं तो इसे मेरे हवाले कीजिए। जैसे ही शेंगनान ने अपने हाथ पीछे खींचा, उस काने फाइटर ने झपटकर उस सीसी को दबोच लिया। उसने बिना एक पल गवाए जेब से 100 क्रिस्टल स्टोन्स निकाले और काउंटर पर पटक दिया। हा हा, यह खजाना अब मेरा हुआ। इतनी लाजवाब क्वालिटी की गोली को तो मैं बाजार में आराम से 200 क्रिस्टल स्टोन्स में रीसेल करूंगा। मैं तो रातों रात अमीर बन गया। वह उस जेड की सीसी को सहलाते हुए अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। शेंग नान ने जियांग फान की तरफ हिकारत से देखा और अपनी आंट से फुसफुसाकर कहा, आंट, आपने देखा, मैं इस नासमझ की मदद करना चाहती थी, लेकिन इसके सामने कामयाबी की थाली परोसी गई और इसने इसे लात मार दी। हांग याओ ने जियांग फान का बचाव करते हुए ठंडी सांस ली। वह कोई सोल मास्टर नहीं है सेंगनान। वह दवाइयों की इस बारीक कला को कैसे समझ पाएगा? वैसे अगर तुम इतनी ही पक्की थी तो तुमने खुद उसे खरीद कर उसे क्यों नहीं दे दिया? दूसरों को फ़ायदा उठाने ही क्यों दिया? बिना वजह खुद पर डांट पड़ती देख शेंगनान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिढ़कर जवाब दिया, उसका घमंड तो आसमान पर है, मैं भला क्या कर सकती हूँ? तभी उस काने फाइटर ने जोर से ठहाका लगाया और पूरी महफिल को चुनौती दी, सुनो भाइयों, मैं इस बेशकीमती पिल को यहीं इसी वक्त बेचने के लिए तैयार हूँ। है कोई माई का लाल जो इसे खरीदना चाहेगा? आसपास खड़े दर्जनों फाइटर्स की आंखों में लालच और जलन साफ देखी जा सकती थी। इस तरह के स्पेशल सेल में हमेशा कुछ किस्मत के धनी बाजी मार ले जाते थे और यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल तो आज के इवेंट का सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला सौदा थी। सिर्फ 150 क्रिस्टल स्टोन्स और यह चमत्कारी गोली तुम्हारी। भीड़ में से एक फाइटर जिसे अपने अगले लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए इस मिड ग्रेड पील की सख्त ज़रूरत थी, उसका मन डोल गया। उसने चिल्लाकर कहा, 150 क्रिस्टल स्टोन्स मंजूर है, मुझे सौदा मंजूर है। काना फाइटर मन ही मन हिसाब लगाने लगा। वह जानता था कि स्पेशल सेल के माल में कुछ न कुछ बारीक खामी जरूर होती है, इसलिए इसे पूरे 200 क्रिस्टल स्टोन्स मिलना मुश्किल था। 150 थोड़ा कम जरूर था, लेकिन लालच में आकर हाथ आया मौका गंवाना बेवकूफ़ी होती। बैठे बिठाए 50 क्रिस्टल स्टोन्स का मुनाफा कम नहीं था। अगर इस माल को ज़्यादा देर अपने पास रखा तो कोई भी इसे लूट सकता था और वह ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी। रुकिए, पैसे देने से पहले मैं एक बार इस गोली को खुद जांचना चाहता हूँ, खरीदार ने शर्त रखी। काना फाइटर जोर से हंसा, अरे दिल छोटा मत करो भाई, भले ही मेरा नाम लियू हे है और मेरी सिर्फ एक आंख है, लेकिन मेरी यह एक आंख बाकी दो लोगों की 2 आंखों से ज़्यादा तेज है। उसने सबके सामने जेड की सीसी का ढक्कन खोला और उस मिड ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को अपनी हथेली पर पलट दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे करीब से देख पाता, जैसे ही वह गोली उसकी हथेली से टकराई, वह तड़क से 2 टुकड़ों में बिखर गई। वहाँ मौजूद हर एक फाइटर के होश उड़ गए। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। यह गोली तो बीच से फट गई।
यह तो पूरी तरह बर्बाद और डिफेक्टिव माल है। इसे बनाते वक्त सॉलिडिफिकेशन के स्टेज पर आग की आंच बहुत तेज रखी गई थी, जिसने इस गोली को अंदर से खोखला और बेहद कमज़ोर बना दिया। ऐसी टूटी हुई दवा अपनी सारी ताकत खो चुकी होती है। अब तो इसे 10 क्रिस्टल स्टोन्स में भी कोई नहीं खरीदेगा। इस बेवकूफ़ ने इसके लिए 100 क्रिस्टल स्टोन्स फूंक दिए। मायरियार्ड ट्रेजर्स पवेलियन के लोग तिजोरी पर बैठकर इसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे होंगे। लियू हे वहीं जड़ हो गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। गुस्से और सदमे के मारे उसकी छाती धौंकनी की तरह चलने लगी। उसका पूरा शरीर थरथराया और ऐसा लगा कि वह वहीं गस खाकर गिर पड़ेगा। यह मंजर देख शेंगनान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी पारखी नज़रें इस बार बुरी तरह धोखा खा चुकी थी। जियांगफान ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। यह गोली एक घटिया और नकली कचरा थी, जिसे खरीदने का मतलब था अपनी पूरी जमा पूंजी को आग लगा देना। इंसान से कभी कभी चूक हो ही जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गलत थी। शेंगनान ने झेपते हुए खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन जियांगफांग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके होंठ पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तक गोल मेज पर रखे आधे से ज़्यादा सामान बिक चुके थे। वहाँ सिर्फ वही चीज़ें बची थी जिन्हें सबने बेकार समझकर छोड़ दिया था। कुछ हट्टे कट्टे पहरेदार आगे बढ़े ताकि उस मेज को उठाकर वापस ले जाया जा सके। तभी जियांगफांग की नज़र उस कचरे के ढेर में पड़ी एक सूखी हुई स्प्रिट जिनसिंग पर रुकी। उसकी कई जड़ें बेरहमी से टूटी हुई थी। आमतौर पर स्प्रिट जिनसिंग का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, बल्कि बड़े एल्डर्स को तोहफे में देकर उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता था। इसलिए उसका पूरा और सही सलामत होना सबसे पहली शर्त थी, वरना टूटी हुई चीज़ किसी एल्डर को देना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन जियांगफांग की आंखों में इस सूखी जड़ को देखकर एक अलग ही चमक आ गई थी। वही सड़ी गली और टूटी फूटी हालत देखकर किसी भी फाइटर ने उस जादुई जड़ को हाथ तक नहीं लगाया था। इस स्प्रिट जिनसिंग की कीमत क्या है? जियांगफांग ने उस सूखी हुई जड़ को हवा में लहराते हुए पूछा। कीमत तय करने वाले उस तगड़े पहरेदार ने जियांगफांग को ऊपर से नीचे तक देखा। जियांगफांग उम्र में काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके बदन पर ग्रीन क्लाउड सेक्ट की कीमती पोशाक चमक रही थी। पहरेदार की आंखों में लालच साफ साफ दिख रहा था। सिर्फ 100 क्रिस्टल स्टोन्स। यह सुनते ही वहां मौजूद अनुभवी खरीदारों के चेहरे उतर गए। मारियार्ड ट्रेजर्स पवेलियन के ये कमीने अंदर तक पूरी तरह काले हो चुके हैं। यह सड़ा हुआ माल पिछले 10 राउंड से बिकने के लिए आ रहा है। इसे तो कोई 10 क्रिस्टल स्टोन्स में भी न छुए। आज इन गिद्धों ने ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक अमीर और सीधे साधे डिसाइपल को देख लिया है, इसलिए इसे बकरा बनाकर हलाल करना चाहते हैं। भीड़ में खड़े एक बूढ़े भले फाइटर से रहा नहीं गया। उसने दबी आवाज़ में टोकते हुए कहा, बच्चे, इस साइज और इस क्वालिटी का एक बिल्कुल सही सलामत स्प्रिट जिनसेंग भी तुम्हें बाजार में 100 क्रिस्टल स्टोन्स में मिल जाएगा। इस कचरा घर से ऐसा टूटा हुआ माल उठाना सरासर बेवकूफ़ी है। तुम्हें इसकी जगह वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस खूंखार पहरेदार ने उसे ऐसे कातिलाना नज़रों से घूरा कि उस बूढ़े की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद वह पहरेदार जियांगफांग के सामने हाथ मलता हुआ बत्तीसी दिखाने लगा। युवा डिसाइपल, मानना पड़ेगा आपकी नज़र बहुत पारखी है। भले ही यह स्प्रिट जिनसिंग बाहर से थोड़ा मुरझाया हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी उम्र बहुत पुरानी है। 100 क्रिस्टल स्टोन्स में तो आप सीधे सीधे कुबेर का खजाना लूट रहे हैं। जियांगफांग ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। बात तो तुम बिल्कुल 16 आने सच कह रहे हो। वाकई यह एक लाजवाब चीज़ है। ठीक है, ये लो 100 क्रिस्टल स्टोन्स और यह माल मेरा हुआ। अरे रुको! सेंगयान ने झपटकर उसे रोकना चाहा। वह जियांगफांग को ऐसे देख रही थी जैसे सामने दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख खड़ा हो। क्या तुम्हारे कान खराब हैं? बाकी लोग तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा रहे हैं कि इस सड़ी हुई लकड़ी की कोई कीमत नहीं है, फिर भी तुम जानबूझकर कुएं में कूदने जा रहे हो। जियांगफान ने बेरुखी से अपना हाथ हवा में लहराया। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। इतना कहकर उसने बिना झिझक 100 क्रिस्टल स्टोन्स काउंटर पर फेंके और सौदा पक्का कर लिया। शेंगनान का खून खौल उठा। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, आंट, जरा इस लड़के की अकल का दिवाला तो देखिए।
क्या आपको इसमें कोई काबिलियत नजर आती है? यह तो नीरा बुद्धू है। जियांग फांग ने उस स्प्रिट जिनसेंग को अपनी आस्तीन में छिपा लिया। वह इस फालतू की बहस से चिढ़ चुका था। उसका इरादा था कि जब आसपास कोई ना हो तब वह एकांत में इस जादुई जड़ की असलियत की जांच करे, क्योंकि अपनी दौलत और हुनर की नुमाइश सरेआम नहीं की जाती। लेकिन सेंग नान के इन कड़वे तानों को बर्दाश्त करना अब उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। और तुम जो खुद को इस बड़े ऑक्शन हाउस की चीफ कहती हो, क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है जो इस स्पिरिट जिनसेंग की असली फितरत को नहीं पहचान सकी? जियांग फांग ने उस सूखी जड़ को दोबारा बाहर निकाला और सीधे उसे चुनौती दे डाली। क्या कहा? तुम मेरी काबिलियत पर उंगली उठा रहे हो? सेंगनान की दुखती रग पर हाथ पड़ चुका था। कुछ ही देर पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल वाले मामले में उसकी थू थू हो चुकी थी। अगर इस बार भी वह गलत साबित हुई तो चीफ की इस नौकरी के बाजार में उसका कोई इज्जत नहीं बचेगा। तो ठीक है मिस्टर सर्वज्ञानी, जरा हमें भी तो दिखाइए कि इस सड़ गल चुकी लकड़ी में ऐसा कौन सा चमत्कारी राज छिपा है। सेंग नान ने नफरत से मुंह बनाते हुए उसे ललकारा। एल्डर हांग याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सेंग नान, अपनी जुबान को लगाम दो। जियांग फान अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदे, तुम्हें उससे क्या लेना देना? उन्हें बीच में कूदना ही पड़ा। पिछले पिल वाले सीन में वह इसलिए खामोश थी क्योंकि वह कोई सोल मास्टर नहीं थी और जादुई दवाइयों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यह स्पिरिट जिनसेंग एक जड़ी बूटी थी। मेडिसिन पीक की पीक मास्टर होने के नाते उनसे बेहतर जड़ी बूटियों का ककहरा भला कौन जान सकता था। उनकी नज़रों में भी यह घटिया जिनसेंग कौड़ियों के भाव का था। वह जानती थी कि अगर सेंग नान ने सरेआम इसका पर्दाफाश किया तो जियांग फान की भरी महफिल में बेइज्जती हो जाएगी। आंट, इस जैसे नए लड़के के घमंड को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसे ज़िंदगी का एक अच्छा सबक मिलना ही चाहिए। सेंग नान ने अपनी आंट की बात को अनसुना करते हुए कहा, चलो अब दिखाओ भी, क्या जादू है इसमें? दूसरी तरफ मायरियाइट ट्रेजर्स पवेलियन का वह तगड़ा पहरेदार कोने में खड़ा होकर मज़े से क्रिस्टल स्टोन्स गिन रहा था। इस बहस को सुनकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। पिछले 6 महीनों से जो कूड़ा दुकान के कोने में सड़ रहा था, उसे उसने इतने भारी दाम में चिपका दिया था। इस सौदे से उसे कम 30 क्रिस्टल स्टोन्स का सीधा कमीशन मिलने वाला था। उसके लिए तो यह छप्पर फाड़ मुनाफा था। जियांग फान ने अब अपनी जुबान बंद रखी और काम शुरू किया। उसने उस स्प्रिट जिनसेंग को सामने रखी मेज पर टिकाया, अपनी पीठ पर टंगी काली तलवार को एक झटके से बाहर खींचा और उसकी तीखी धार को जिनसेंग के ऊपरी सतह पर रगड़ने लगा। तलवार की धार लगते ही उसकी सूखी बेजान छालों की परतें छिलकर गिरने लगी, जिससे उसके अंदर का सूखा हुआ पीला गूदा बाहर आ गया। सेंग नान ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, अपनी एक भौहों को ऊपर उठाया और ताना मारा। तो तुम्हारा मतलब है कि यह पीला सूखा हुआ गूदा कोई बहुत अनोखी चीज़ है? ठीक उसी पल जियांग फांग ने उस जिनसेंग के पीले गूदे को उठाकर ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे कोई रास्ते का कचरा फेंकता है। यह देखकर सेंग नान हक्की बक्की रह गई। वह जियांग फांग को ऐसे घूर रही थी मानो कोई पागल उसके सामने खड़ा हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आंट, क्या जियांग फांग का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है, जिसने जिनसेंग की मुख्य जड़ को ही कचरे की तरह फेंक दिया? वह भला अब हमें क्या दिखाने वाला है? एल्डर हांग याओ के चेहरे पर भी उलझन के बादल छा चुके थे। वह भी जियांग फांग के इस अजीबोगरीब कदम का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तभी जियांग फांग की पैनी नज़रें मेज पर बिखरे हुए उस जिनसेंग की सूखी छाल के टुकड़ों पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में एक सातिर चमक कौंधी और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। ऐसा लगता है कि इस बार मुनाफा उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। खुद अपनी आंखों से देख लो। वहाँ खड़ी पूरी भीड़ बुरी तरह उलझन में थी। तभी जियांग फांग ने अचानक अपनी लंबी आस्तीन को हवा में लहराया और मेज पर बिखरी उस सूखी छाल के सारे टुकड़ों को समेटकर अपनी हथेली पर रख लिया। अगले ही पल उसने अपने शरीर के भीतर से कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल पावर को जगाया
और एक कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ उसकी हथेली से आग की एक तेज लपट निकली। वह सूखी छाल उस आग में धू धू करके जलने लगी, जिससे काले धुएं के छल्ले हवा में उठकर विलीन होने लगे, जब तक कि उस छाल की एक एक अशुद्धि जलकर खाक नहीं हो गई। जैसे ही जियांग फांग ने आग की उस लपट को बुझाकर अपनी मुट्ठी खोली, वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी हथेली में बची छाल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उस राख के बीच सोने के चमकदार कणों का एक ढेर जगमगा रहा था। एल्डर हांग याओ ने जब अपनी नज़रें उस चमक पर टिकाई तो मानो उन्हें किसी बहुत बड़े राज का पता चल गया। उनके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। वह अपनी लाठी के सहारे तेजी से आगे बढ़ी, बहुत बारीकी से उस सुनहरी राख को देखा और चीख पड़ी, स्काई सेकिंग पाउडर! यह तो वाकई स्काई सेकिंग पाउडर है। उस स्प्रिट जिनसेंग की बेजान छाल के भीतर यह नायाब बारूद छिपा हुआ था। जैसे ही उस पूरे हॉल में स्काई सेकिंग पाउडर का नाम गूंजा, वहाँ मानो एक भूचाल आ गया। यह नामुमकिन है। क्या यह वही पौराणिक पाउडर है जो पानी की एक बूंद छूते ही इतना भयानक विस्फोट करता है कि कोर फॉर्मेशन रेल्म के बड़े बड़े महारथियों को भी मौत के घाट उतार दे? इस चीज़ का मिलना इतना दुर्लभ है कि इसका एक अकेला दाना भी राजाओं की संपत्ति के बराबर है। जियांग फांग के हाथ में जितना माल है, उसकी कीमत बाजार में कम से कम 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स होगी। हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इतना कीमती खजाना मेरी आंखों के सामने था और मैं इसे पहचान नहीं पाया। पूरे पवेलियन में लोगों के अपने हाथ मलने और पछतावे में अपनी छाती पीटने की आवाज़ें गूंजने लगी। क्रिस्टल स्टोन्स गिनने वाला वह तगड़ा पहरेदार तो वहीं काठ का पुतला बन गया। उसका दिल ऐसा बैठा कि मानो अभी उसके मुंह से खून निकल आएगा। असलियत तो यह थी कि उसने जियांग फान को बेवकूफ़ नहीं बनाया था, बल्कि जियांग फान ने खुद मायरॉय ट्रेजर्स पवेलियन की नाक के नीचे से उनका सबसे बड़ा खजाना उड़ा लिया था। सेंगनान वहाँ बुत बनी खड़ी थी। वह जियांग फान को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को पकड़ना जियांग फांग की महज एक तकदीर का खेल था, कोई तुक्का था, तो इस स्काई सेकिंग पाउडर को ढूंढ निकालना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर यह लड़का है कौन और इसे इस गुप्त राज का कैसे पता चला? शेंग नान के मुंह से बस इतना ही बुदबुदाहट निकली। एल्डर हांग याओ ने अब अपने चेहरे की हैरानी को छुपाने की कोशिश नहीं की और गर्व से कहा, जड़ी बूटियों और दवाओं के मामले में इस नौजवान के पास एक ऐसा टैलेंट है जो किसी शैतानी जीनियस से कम नहीं है। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया ना? सेंग नान ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। जिस गुप्त बारूद को उसकी अपनी आंट भी नहीं भांप पाई थी, उसे जियांग फान ने सिर्फ एक नज़र में ताड़ लिया था। उसके इस हुनर को चमत्कारी कहना भी छोटा शब्द होगा। उसे अब जाकर समझ आया कि उसकी आंट जियांग फान पर इतनी मेहरबान क्यों थी। भला ऐसा नायाब हीरा किसे पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी वक्त इस जबरदस्त हंगामे की खबर सुनते ही मायरॉय ट्रेजर्स पवेलियन का एक बड़ा मैनेजर भागता हुआ वहां पहुंचा। जियांग फांग के हाथ में चमकते उस स्काई सेकिंग पाउडर को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जियांग फांग के कपड़ों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यह लड़का ग्रीन क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल है, तो अपनी चालाकी को छोड़कर उसे घुटने टेकने ही पड़े। उसने सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, युवा डिसाइपल, हम इस स्काई सेकिंग पाउडर को आपसे दोबारा भारी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। 1000 क्रिस्टल स्टोन्स। बोलिए, क्या राय है आपकी? 1000 क्रिस्टल स्टोन्स? जियांग फान गुस्से में जोर से हंसा। जब मैंने अपनी काबिलियत से इस पाउडर को उस छाल से अलग कर लिया है, तो क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मुझे इसकी असली औकात या कीमत का अंदाज़ा नहीं होगा? मैनेजर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने झेपते हुए दोबारा हाथ जोड़े और अपनी बोली बढ़ाई, ठीक है, फिर 8000 क्रिस्टल स्टोन्स। वैसे तो बाजार में इसकी कीमत पूरे 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स के आसपास थी और 8000 का यह सौदा थोड़ा घाटे का था, लेकिन जियांग फांग अच्छी तरह जानता था कि स्काई सेकिंग पाउडर जैसी जानलेवा चीज़ को खरीदने वाले गिने चुने रईस ही होते हैं और इसे अकेले बेचने में उसका बहुत वक्त बर्बाद हो जाता। उधर महानीलामी का समय
पास आ रहा था और उसे येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर को खरीदने के लिए तुरंत भारी रकम की ज़रूरत थी। जूनियर ब्रदर जियांग, ऐसी अनोखी और दुर्लभ चीज़ें हमेशा ऊंची से ऊंची कीमत पर ही बिकनी चाहिए। स्काई शेकिंग पाउडर का मिलना कोई रोज की बात नहीं है। क्यों न तुम इसे सीधे हमारी बड़ी नीलामी में लेकर आओ। वहाँ इसकी बोली आसानी से 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स के पार चली जाएगी। सेंग नान ने जब देखा कि जियांग फांग उस मैनेजर के सौदे पर सोच विचार कर रहा है तो उसने फौरन आगे बढ़कर मैनेजर का पत्ता काट दिया। जियांग फांग को भी उसकी यह बात समझदारी भरी लगी। उसने मुस्कुराते हुए हामी भरी, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे मेरे पास कुछ और भी बेहतरीन सामग्रियाँ हैं जिन्हें मैं तुम्हारे ऑक्शन हाउस के जरिए बेचना चाहता हूँ। ज़रा देखकर बताओ कि क्या यह चीज़ें तुम्हारी नीलामी के काबिल हैं। अच्छा? सेंग नान के चेहरे पर अचरज के भाव थे। जियांग फांग के पास कुछ कीमती चीज़ें जरूर हो सकती थी, लेकिन आखिर वह था तो एक डिसाइपल ही। खैर, उसके इस अनोखे और चमत्कारी टैलेंट को देखते हुए सेंग नान ने ज़्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा और कहा, तो फिर मेरे साथ सीधे सीधे ऑक्शन हाउस के अंदर चलो। यह सरेआम सड़क पर बात करने की जगह नहीं है। जब खुद वहाँ की चीफ उसका नेतृत्व कर रही हो तो जियांग फांग बिना किसी रोक टोक के सीधे उस बेहद सुरक्षित महलनुमा कमरे में दाखिल हो गया जहां ऑक्शन हाउस के सबसे बड़े और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी आराम कर रहे थे। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सेंग नान ने वहां की अंदरूनी राजनीति का राज खोलना शुरू किया। इस बड़े टूरिंग ऑक्शन में एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट और 6 चीफ स्टीवर्ड्स होते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट सू के अधीन काम करने वाली 3 मुख्य चीफ स्टीवर्ड्स में से एक हूँ। मेरा मुख्य काम अलग अलग ताकतवर कबीलों और ताकतों से संपर्क बनाकर सबसे कीमती और नायाब खजाने ढूंढना है। जियांग फांग ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया। तभी सेंग नान की भौहें चिंता से सिकुड़ गई और वह मायूस आवाज़ में बोली, लेकिन सच कहूँ तो पिछले कुछ समय से मेरा प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। मैं कोई भी बड़ा या अनोखा खजाना तलाश नहीं कर पाई हूँ। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट सू मुझसे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और इस चिंगयून शहर में आने के बाद भी मुझे नीलामी में पेश करने लायक कोई कीमती चीज़ नहीं मिली। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं। उसने एक ठंडी सांस ली। अपनी किस्मत को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जियांग फांग उसकी हालत को अच्छी तरह समझ रहा था। इस ऑक्शन हाउस के 2 वाइस प्रेसिडेंट और 6 चीफ स्टीवर्ड के बीच अंदर ही अंदर एक अघोषित जंग चल रही थी। जो जितने ज़्यादा और कीमती खजाने लाता उसका रुतबा, मुनाफा और सम्मान उतना ही बढ़ जाता। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरी उन चीज़ों को वाइस प्रेसिडेंट सू के सामने पेश कर सको तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी यह मुसीबत पल भर में धुआं हो जाएगी। सेंग नान को लगा कि जियांग फांग उसी स्काई शेकिंग पाउडर की बात कर रहा है। वह खुशी से चहक उठी। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वह पाउडर वाकई एक बेहद अनमोल खजाना है। चलो मैं तुम्हें सीधे वाइस प्रेसिडेंट सू से मिलवाने ले चलती हूँ। ठीक उसी वक्त अंदर के एक आलीशान मीटिंग रूम से वाइस प्रेसिडेंट सू जॉयक्वेन 2 बेहद खास मेहमानों वांग चेंग जियान और लिू किंग जियान से बात कर रहे थे। सू जॉयक्वेन की उम्र करीब 70 साल थी। उनकी आंखें किसी भूखे बाज की तरह पैनी थी। चेहरा तरासा हुआ और होठ बेहद पतले और संकीर्ण थे। उनकी धसी हुई आंखें किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उनका बर्ताव भी उनकी शक्ल जैसा ही रूखा था। उसने चाय का घूंट लिया और मेज पर रखी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की एक बीस्ट कोर को बेहद ठंडी नज़रों से देखा। यंग मास्टर वांग, यह हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की टूरिंग नीलामी है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे चुनिंदा और महान खजाने बेचते हैं। अगर हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की इस मामूली बीस्ट कोर को अपनी नीलामी में रखेंगे तो इससे हमारे ऑक्शन हाउस की साख मिट्टी में मिल जाएगी। वांग चेंग जियान का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए जोर देते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट सू, यह कोई मामूली बीस्ट कोर नहीं है। यह जिस मॉन्स्टर की कोर है वह कोर फॉर्मेशन रेल्म को छूने ही वाला था। यह बाकी आम बीस्ट कोर से बिल्कुल अलग है। सू जॉयक्वेन ने बिना कोई परवाह किए दोबारा चाय की चुस्की ली और बेहद सपाट आवाज़ में बोला, कोर फॉर्मेशन रेल्म के करीब था ना?
लेकिन है तो अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में ही। क्या मैं गलत कह रहा हूँ यंग मास्टर वांग? मेहरबानी करके इस कचरे को बाजार की किसी मामूली दुकान पर ले जाकर बेचिए। जब आपके हाथ में सचमुच की कोई कोर फॉर्मेशन रेल्म की बिस्ट कोर आए तब मेरे पास आइएगा। वांग चेंगजियान बड़े घमंड के साथ यहाँ आया था, लेकिन अब उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। खासकर लियू किंगजियान के सामने उसकी इस तरह बेइज्जती होना उसके लिए गहरे सदमे जैसा था। वह शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसने भारी मन से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। तभी उसे अचानक याद आया कि वह यहाँ किस मुख्य मकसद से आया था। वह दरअसल लियू किंगजियान के लिए कोर फॉर्मेशन रेल्म की एक जादुई पिल के बारे में पता करने आया था। उसने रुककर पूछा, वैसे वाइस प्रेसिडेंट सू, यह युवती मेरे चिंगयुन सेक्ट के मास्टर की बेटी है। इस वक्त इन्हें कोर फॉर्मेशन रेल्म की एक खास स्पिरिट पिल की सख्त ज़रूरत है। क्या इस बार की नीलामी में ऐसी कोई गोली उपलब्ध है? सू जैक्वेन का चेहरा और सख्त हो गया। उसने दो टूक जवाब दिया, यह हमारे ऑक्शन हाउस की बेहद गोपनीय जानकारी है। प्रेसिडेंट का सख्त हुक्म है कि कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक बार फिर उन्हें वहां से दुत्कार दिया गया था। वांग चेंगजियान के पास वहां रुकने का अब कोई और बहाना नहीं बचा था। उसने मेज पर रखी अपनी बिस्ट कोर को झपटकर उठाया और बोला, जूनियर सिस्टर लियू, चलो यहाँ से चलें। लियू किंगजियान भी बेहद निराश होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। यह वाइस प्रेसिडेंट सू वाकई बहुत ही बदतमीज और घमंडी इंसान थी, जिससे बात करना लोहे के चने चबाने जैसा था। यहाँ से कोई भी अंदर की खबर निकालना नामुमकिन था, इसलिए उसने भी वहाँ से निकलने का मन बना लिया। जैसे ही वह जाने के लिए आगे झुकी, उसकी पोशाक के कॉलर के भीतर छुपा हुआ बड़ा सा गेल पर्ल, जो साइज में काफ़ी बड़ा था, अचानक बाहर फिसल गया और उसके सीने के सामने हवा में लटकने लगा। उसने घबराकर उसे तुरंत पकड़ा ताकि उसे वापस अंदर छिपा सके, लेकिन तभी जो वाइस प्रेसिडेंट सू अब तक बड़े आराम से चाय पी रही थी, उसकी आंखें उस मोती को देखते ही अचानक फटी की फटी रह गई। वह अपनी गद्दी से बिजली की रफ्तार से उछली और हैरान होकर चिल्लाई, मिस लियू, क्या आप इस बुढ़ी को अपने गले में लटके उस मोती को एक बार करीब से देखने की इजाज़त देंगी? लियू किंगजियान पल भर के लिए गहरी उलझन में पड़ गई। यह वही मोती था जिसे जियांग फांग ने उसे तोहफे में दिया था। उस वक्त वह गुस्से में थी, इसलिए उसने जियांग फांग की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था कि यह चीज़ आखिर है क्या। उसने हिचकिचाते हुए उसे अपने गले से निकाला और सू जैक्वेन की तरफ बढ़ा दिया। भाई, मुझे तो ये सू जैक्वेन का लिंग का ही नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल। तो चलो, जैसा स्टोरी में बता रहा है मैं वैसा ही इसके बारे में बोलूँगा। सू जैक्वेन ने उस मोती को अपनी हथेली पर रखा और अपनी पूरी जान लगाकर उसे बहुत बारीकी से देखने लगा। आखिर में जैसे ही उसने अपनी थोड़ी सी कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल पावर को उस मोती के भीतर उतारा, तो देखते ही देखते उस जादुई मोती की सतह से काले धुएं की एक रहस्यमयी लकीर हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी बूढ़ी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा एक बेकाबू खुशी से दमक उठा। यह देखकर लियू किंगजियान की उलझन और ज़्यादा बढ़ गई। वाइस प्रेसिडेंट सू, क्या यह चीज़ वाकई इतनी कीमती है? सू जैक्वेन उस मोती को अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। उसकी बात सुनते ही वह हैरान रह गया और अचरज से उसकी तरफ देखने लगा। तुम इस नायाब खजाने को अपने गले में पहनकर घूम रही हो और तुम्हें यह तक नहीं मालूम कि यह है क्या? लियू किंगजियान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, यह मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दिया था। मैं तो इसका नाम भी भूल गई। तोहफा। सू जैक्वेन के होश उड़ गए। उसकी आंखों में एक गहरी चमक कौंधी और उसने उसे टटोलते हुए पूछा, मिस लियू, आपका वह दोस्त यकीनन किसी बहुत बड़े रईस खानदान से या कोई बहुत ऊंचा कल्टीवेटर होगा, है ना? रईस खानदान का? लियू किंगजियान के दिमाग में जियांग फांग का चेहरा घूम गया। एक ऐसा लड़का जो बिना किसी ढंग के हथियारों या सामान के अकेले जंगलों में मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल जाता है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। सू जैक्वेन के हाथ से उस मोती को वापस लिया
और अपने गले में पहनते हुए बोली, वाइस प्रेसिडेंट सू, आखिर यह बला है क्या? सू जाइक्वेन की नज़रें उस मोती से हट ही नहीं रही थी। उसका सारा घमंड और अकड़ अब काफुर हो चुकी थी। वह अपने हाथ मलता हुआ बेहद अदब से बोला, मिस ल्यू, यह कोई आम मोती नहीं बल्कि गेल पर्ल है। यह मॉन्स्टर एम्पर के खून वाले एक बेहद दुर्लभ और खूंखार मॉन्स्टर वाइट क्रिस्टल बीस्ट की आंख है। इसे एक्टिवेट करते ही आपका शरीर एक चिड़िया की तरह हल्का हो जाएगा, मानो आपने कल्टीवेशन की कोई बहुत ऊंची मूवमेंट तकनीक सीख ली हो। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स है। क्या? लियू किंगजियान की खूबसूरत आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गई। उसने उस हरे रंग के जादुई रत्न को अपने हाथ में थामा और चीख पड़ी, इतनी कीमत? 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स! 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स! चिंगयुन सेक्ट के मास्टर की बेटी होने के बावजूद उसके लिए भी यह एक बहुत बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली रकम थी। सू जाइक्वेन ने अपना हाथ हवा में लहराया। 10,000 तो सिर्फ इसकी मामूली बाजारू कीमत है मिस ल्यू। यह असल में एक अनमोल खजाना है। अगर यह हमारी बड़ी नीलामी में आ जाए तो इसकी बोली इस रकम से कहीं ऊपर जाएगी। लियू किंगजियान उस गेल पर्ल को बार बार पलटकर देख रही थी। उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वाइस प्रेसिडेंट सू, क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? यह तो बस एक मामूली सा तोहफा है। भला इतना महंगा खजाना कैसे हो सकता है? सू जाइक्वेन ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मुझसे चूक होना नामुमकिन है मिस ल्यू। मुमकिन तो यह है कि आप खुद अपने उस दोस्त की असली ताकत और औकात से अनजान हैं। जो इंसान 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स का अनमोल खजाना किसी को यूं ही तोहफे में दे दे, वह कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। लियू किंगजियान के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। जियांग फांग ने उसे एक ऐसी चीज़ दे दी थी जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसके दिल के समंदर में जज्बातों का एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ था। बिना किसी वजह के इतना कीमती तोहफा देना, क्या वह इसके जरिए अपने दिल की कोई बात कहना चाहता था? यह सोचते ही उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगीं। जूनियर सिस्टर, तुम्हें यह किस सीनियर ने दिया है? वांग चेंगजियान ने बेहद घबराकर और जलन से जलते हुए पूछा। बिना किसी स्वार्थ के भला कौन उसे इतना कीमती तोहफा सौंप सकता था? सेक्ट के बड़े बड़े एल्डर्स भी इतने दरिया दिल नहीं थे। सू जाइक्वेन ने भी एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, मिस ल्यू, क्या आप उस महान और वीरों के वीर कल्टीवेटर से मेरी मुलाकात करवाएंगी? उसने अपनी पारखी नज़रों से ताड़ लिया था कि यह गेल पर्ल बिल्कुल ताज़ा था, जिसे कुछ ही समय पहले उस मॉन्स्टर के शरीर से निकाला गया था। इसका साफ मतलब था कि उस रहस्यमयी कल्टीवेटर ने हाल ही में उस खूंखार मॉन्स्टर का शिकार किया था। मुमकिन था कि उसके पास ऐसा एक और गेल पर्ल हो या उस मॉन्स्टर के और भी कीमती हिस्से हों। उन दोनों के सवालों ने लियू किंगजियान को हकीकत की दुनिया में वापस ला खड़ा किया। वह जियांग फांग के इस राज को छुपाने के लिए जैसे ही उन्हें मना करने वाली थी, तभी अचानक उसके कदम वहीं जम गए। सामने के दरवाजे से जियांग फांग खुद एक 30 साल की महिला के साथ सीधे सुई जाइक्वेन के कमरे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लो, जिसका नाम लिया वह खुद ही चलकर मौत के कुएं में आ गया था। वाइस प्रेसिडेंट सू, सेंग नान ने कमरे में कदम रखते हुए बेहद उत्साह के साथ आवाज़ दी। सू जाइक्वेन के चेहरे पर जो मुस्कान अब तक लियू किंगजियान के लिए तैर रही थी, वह सेंग नान को देखते ही पल भर में गायब हो गई और वहाँ एक कड़वाहट छा गई। उसने बेहद ठंडे और रूखे लहजे में पूछा, तो चिंगयुन शहर के चक्कर काटने का क्या नतीजा निकला? कुछ हाथ आया या नहीं? सेंग नान ने अपने दोनों हाथ जोड़े। काम पूरा हुआ वाइस प्रेसिडेंट सू। अच्छा, ऐसा है क्या? सू जाइक्वेन ने अपनी एक भौहें को ऊपर उठाया। तो क्या कोई ढंग की कोई चीज़ ढूंढ लाई हो? जरा मैं भी तो देखूं। सेंग नान तुरंत जियांग फांग की तरफ मुड़ी। जूनियर ब्रदर जियांग, जरा अपनी वह चीज़ वाइस प्रेसिडेंट सू को दिखाइए। इस बार सेंग नान को पूरा भरोसा था कि इस खजाने को देखकर सू जाइक्वेन की बोलती बंद हो जाएगी और उसकी नौकरी पर आया संकट टल जाएगा। जियांग फान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने उस कमरे में कदम रखते ही महसूस कर लिया था कि सू जाइक्वेन की आंखों में सेंग नान के लिए एक अजीब सी नफरत और नीचा दिखाने वाली भावना छिपी थी।
इसलिए उसने सीधे उस वाइट क्रिस्टल बीस्ट की लाश को बाहर नहीं निकाला, बल्कि माहौल को भांपने के लिए सिर्फ उस स्काई शेकिंग पाउडर को आगे बढ़ा दिया। यह देखते ही सू जाइक्वेन की आंखों में अचरज की एक लकीर कौंधी। स्काई शेकिंग पाउडर बुरा नहीं है, वाकई बुरा नहीं है। आखिरकार तुम कोई ढंग की चीज़ ढूंढने में कामयाब रही सेंगनान। सू जाइक्वेन ने उस पाउडर की पुड़िया को अपने हाथ में लिया, कुछ देर तक बहुत बारीकी से उसकी शुद्धता को परखा और फिर गर्व से बोला, इसकी प्योरिटी बहुत ही शानदार है, इसमें एक भी अशुद्धि नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे किसी बहुत ही पहुँचे हुए और काबिल सोल मास्टर ने रिफाइन किया है। जो भी हो, यह एक बेहद आला दर्जे का माल है। यह सुनते ही सेंगनान के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छा गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस बारूद को किसी सोल मास्टर ने नहीं, बल्कि पूरी तरह अकेले जियांग फान ने अपनी कल्टीवेशन की आग से रिफाइन किया था। लेकिन सेंगनान इस अजीब बात को अपनी खुशी में भूल गई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी और उसने पूछा, वाइस प्रेसिडेंट सू, क्या इस माल को हम अपनी बड़ी नीलामी में रख सकते हैं? सू जाइक्वेन ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने पासा पलट दिया और बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, मेंग टिंग टिंग, जरा अंदर आना। पलक झपकते ही लाल रंग की भड़कीली पोशाक पहने एक बेहद आकर्षक दिखने वाली महिला मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने झुककर सलाम किया, वाइस प्रेसिडेंट सू, मेरे लिए क्या हुक्म है? सू जाइक्वेन ने अपने हाथ में रखे उस स्काई शेकिंग पाउडर की तरफ इशारा किया। तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है टिंग टिंग। यह जादुई पाउडर ढूंढकर तुमने ऑक्शन हाउस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारी इस कामयाबी को रिकॉर्ड में दर्ज कर रहा हूँ। अब तुम इस युवा डिसाइपल को अपने साथ ले जाओ और सौदे की बाकी बातें तय करो। इतना कहकर उसने जियांग फान की तरफ देखकर एक बनावटी मुस्कान उछाली। यह तमाशा देखकर लियू किंग जियान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। सरेआम किसी दूसरे की मेहनत पर डांका डालना, भले ही मार्शल आर्ट्स की इस दुनिया में ताकतवर लोग ऐसा करते थे, लेकिन इतनी बेशर्मी से किसी का क्रेडिट छीन लेना उसने पहली बार देखा था। सेंगनान को तो लगा कि उसके कान ही खराब हो गए हैं। वह तड़पकर आगे बढ़ी, वाइस प्रेसिडेंट सू, युवा जियांग फांग को मैं अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। फिर इस कामयाबी का सेहरा मेंग टिंग टिंग के सिर पर क्यों बांधा जा रहा है? सू जाइक्वेन ने ठंडे लहजे में कहा, मेंग टिंग टिंग को 5 स्टार चीफ के पद पर प्रमोट होने के लिए बस थोड़े से क्रेडिट की ज़रूरत है। तुम तो वैसे भी सिर्फ 1 स्टार चीफ हो। तुम्हारे खाते में 2-4 क्रेडिट कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? सेंगनान के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। यह घिनौना खेल उसके साथ पहले भी कई बार खेला जा चुका था, वरना वह बहुत पहले ही 2 स्टार चीफ बन चुकी होती। उसने चीखकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट सू, मुझे आपका यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। सू जाइक्वेन को उसके विरोध की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मंजूर नहीं है ना? चलो अच्छा ही हुआ। मुझे वैसे भी एक ज़रूरी ऐलान करना था। मैं अपने अधीन किसी भी निकम्मे इंसान को नहीं रखता। मैंने प्रेसिडेंट से तुम्हें मेरे ग्रुप से हटाने की सिफारिश की थी और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। अब से तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट चेन के ग्रुप में ट्रांसफ़र किया जाता है। आज के बाद तुम मेरी चीफ नहीं हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो जाकर अपने नए बॉस वाइस प्रेसिडेंट चेन के सामने रोना। यह सुनते ही चेंगनान के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसे सीधे वाइस प्रेसिडेंट चेन के पास भेज दिया गया था, जिनका प्रदर्शन पूरे ऑक्शन हाउस में हमेशा सबसे घटिया रहता था। यह सीधे सीधे सेंगनान के करियर को जिंदा दफन करने जैसा था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह थी कि जाने से पहले उसकी आखिरी कामयाबी को भी बेरहमी से लूट लिया गया था। लेकिन वह थी तो बस एक मामूली चीफ। अपने आला अफसर के सामने उसकी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वह अपने आंसुओं को पीकर गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। जियांग फान यह सारा तमाशा बड़ी खामोशी से देख रहा था। उसने एक झटके में सू जाइक्वेन के हाथों से अपना स्काई शेकिंग पाउडर वापस छीना और बिना एक पल गवाए सेंगनान के पीछे दौड़ पड़ा। सीनियर सिस्टर सेंगनान, रुको। इस सू जाइक्वेन का चरित्र बेहद गिरा हुआ और बिकाऊ था। जियांग फांग को समझ आ गया था कि अगर उसने अपने कीमती खजाने इस लालची बूढ़े को सौंपे तो वह उन्हें भी डकार जाएगा। इसके अलावा
सेंगनान उसकी अपनी मार्गदर्शक एल्डर हांग याओ की भतीजी थी। एल्डर हांग याओ के सम्मान की खातिर वह सेंगनान को इस मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने सेंगनान का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ वाइस प्रेसिडेंट चेन से मिलने चलूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा नायाब नजराना दूंगा जिसे देखकर तुम्हारे नए बॉस के पास तुम्हें सिर पर बिठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसका इरादा था कि वह उस बिस्ट किंग के कुछ अनमोल हिस्से सेंगनान को दे दे ताकि नए ग्रुप में उसकी धाक जम सके। सेंगनान को जियांग फांग की बातों से बहुत बड़ा सहारा मिला। उसने अपनी सिसकी को दबाते हुए कृतज्ञता से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जूनियर ब्रदर जियांग। उधर मेंग टिंगटिंग ने जब देखा कि हाथ आया सोने का अंडा देने वाला मुर्गा उड़ा जा रहा है तो वह लपककर आगे बढ़ी और जियांग फांग के हाथ को बड़े करीब से थाम लिया। उसने जानबूझकर अपने हुस्न का जाल फेंकते हुए जियांग फांग के बदन से सटने की कोशिश की और बेहद नशीली आवाज़ में फुसफुसाई, युवा जियांग, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, यह स्काई शेकिंग पाउडर चाहे कोई भी बेचे, नीलामी तो हमारे ही ऑक्शन हाउस में होगी। क्यों ना हम किसी तन्हाई वाले जगह पर चलकर इस बारे में आराम से तसल्ली से बात करें। हट बदतमीज कहीं की। जियांग फांग को उसकी इस हरकत से घिन आ गई। उसने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया जिससे मेंग टिंगटिंग का संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। दर्द के मारे उसके मुंह से एक कराह निकल गई। तुम्हारी यह मजाल। सू जायक्वेन ने झपटकर मेंग टिंगटिंग को संभाला और जियांग फांग पर अंगार उगलने लगा। मैंने सू जायक्वेन होकर तुम्हारे इस बारूद को अपने नीलामी में शामिल करने की कृपा की थी, लेकिन तुम्हें तो भलाई की भाषा ही समझ में नहीं आती। याद रखना, जब मैं उस वाइट क्रिस्टल बीस्ट के असली मालिक से संपर्क करूंगा तो तुम्हारे इस मामूली पाउडर को हमारी नीलामी के दरवाजे पर खड़े होने तक की औकात भी नहीं मिलेगी। जियांग फांग के कदम पल भर के लिए रुके। उसने लियू किंग जियान के गले में लटके उस गेल पर्ल को देखा और उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें किसी से संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बूढ़े, क्योंकि तुम उस मालिक तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इतना कहकर वह सेंगनान को साथ लेकर वाइस प्रेसिडेंट चेन के केबिन की तरफ बढ़ गया। सू जायक्वेन जियांग फांग की पीठ को घूरते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, सीधी उंगली से घी नहीं निकाला तो अब पछताओगे। मेरी ठुकराई हुई चीज़ें अब उस नाकामयाब वाइस प्रेसिडेंट चेन के ही हिस्से आएंगी, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई काम नहीं है। हमारे पास तो ऐसे कीमती खजाने मिट्टी के भाव बिखरे पड़े हैं। उसने खुद को शांत करने के लिए 2-4 लंबी सांसें ली, फिर अपने चेहरे पर दोबारा वही पुराना चालाक मुस्कान सजाकर लियू किंग जियान की तरफ मुड़ा। मिस लियू, मेहरबानी करके मुझे उस महान कल्टीवेटर का नाम बता दीजिए जिसने आपको यह अनमोल गेल पर्ल दिया है। मैं खुद चलकर उसके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे बस एक मौका दीजिए। लियू किंग जियान का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। वह मेंग टिंगटिंग जियांग फांग को रिझाने की कोशिश कर रही थी और जब नाकामी हाथ लगी तो उसे ही कोसने लगी। वाइस प्रेसिडेंट सू की इस घुटने टेकने वाली गुहार को सुनकर लियू किंग जियान के होठों पर एक तीखी मजे लेने वाली मुस्कान उभर आई। वह पराक्रमी और खास कल्टीवेटर, क्या वह अभी अभी आपकी नज़रों के सामने से बाहर नहीं गया? अभी बाहर गया? सू जायक्वेन पल भर के लिए जड़ हो गया। अभी तो उसके केबिन में सिर्फ सेंगनान और उसके साथ आया वह साधारण सा ग्रीन क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल ही बाहर निकले थे। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? वह अचानक बुरी तरह चौंक कर चिल्लाया, तुम्हारे गले में यह जो गेल पर्ल चमक रहा है, क्या यह तुम्हें उसी युवा जियांग फांग ने तोहफे में दिया है? उसकी इस फटी आंखों और उड़ते हुए तोते को देखकर लियू किंग जियान के दिल को बड़ा सुकून मिला। उसने चिढ़ाते हुए ताना मारा, वाइस प्रेसिडेंट सू, आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। आपने दुनिया के सबसे बेशकीमती खजाने लाने वाले क्लाइंट को थाली में सजाकर वाइस प्रेसिडेंट चेन की झोली में डाल दिया। इतना कहकर उसने अपनी बर्फ जैसी गोरी बदन को गर्व से ऊपर उठाया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए वहां से रुखसत हो गई। पीछे खड़े वांग चेंग जियान का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अनमोल गेल पर्ल असल में जियांग फांग ने दिया था। उस कंगाल के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा कैसे?
यकीनन उसे किसी बड़े एल्डर ने यह भीख में दिया होगा, वरना उस अकेले की क्या औकात जो इतने खूंखार व्हाइट क्रिस्टल बीस्ट को ढेर कर सके। दूसरी तरफ सेंगनान अपनी लाल आंखों में आंसुओं को छिपाए बेहद शर्मिंदगी के साथ वाइस प्रेसिडेंट चेन के ठिकाने पर पहुंची। वाइस प्रेसिडेंट चेन की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन वह अपने नाम चेन लुओऊ की तरह ही एक बेहद ग्रेसफुल और खूबसूरत महिला थी। अगर अनुभव और ऊंचे संपर्कों की बात की जाए तो वह वाइस प्रेसिडेंट सू के सामने कहीं नहीं टिकती थी। यही वजह थी कि अलग अलग शहरों के दौरे पर वाइस प्रेसिडेंट सू आसानी से सारे बड़े और नामी खजाने हथिया लेता था, जबकि चेन लुओऊ के हाथ सिर्फ बची कुची चीज़ें ही लगती थी। उन्होंने बहुत पहले ही इस कड़वी सच्चाई को अपनी किस्मत मान लिया था। इस वक्त वह अपने 2 ओवरसीयर्स को आगे की रणनीति समझा रही थी। एलन, तुम फौरन केयर फ्री पीक के एल्डर झाओ के पास जाओ। मेरी उनसे कुछ मुलाकातें रही हैं। मेरी तरफ से उनसे दरख्वास्त करो कि क्या उनके पास नीलामी में रखने लायक कोई जादुई चीज़ है। और झीनी और झीव चेन, तुम शहर के उस सबसे बड़े लुओ कबीले के पास जाओ। वो एक रईस घराना है, उसके पास यकीनन कोई न कोई प्राचीन धरोहर जरूर होगी। ओवरसियर झीव चेन के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। वाइस प्रेसिडेंट चेन लुओ कबीले के मुखिया से पहले ही बात हो चुकी थी। वो अपनी कुछ पुश्तैनी चीज़ें हमारी नीलामी में देने के लिए राजी भी थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सू ने अपनी ताकत के दम पर उन्हें अपने पाले में कर लिया, और अगर मैं दोबारा उनके दरवाजे पर गया तो वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ठीक उसी पल सेंगनान बेहद घबराई हुई हालत में वहाँ पहुँची और दरवाजे पर अदब से झुकते हुए बोली, वाइस प्रेसिडेंट चेन, आपकी सब ऑर्डिनेट सेंगनान हाजिर है। यह सुनते ही वहाँ खड़े एलन और झीव चेन ने गुस्से में अपने होठ भींच लिए। वह बुढ़ा सू जाइक्वेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमारी वाइस प्रेसिडेंट के सबसे काबिल और होनहार सबऑर्डिनेट को अपने ग्रुप में खींच लिया और अपनी सबसे नाकामयाब और फिसड्डी चेली को हमारे मत्थे मढ़ दिया। हमारे आने वाले दिन अब और भी ज़्यादा नरक होने वाले हैं। चेन लुओऊ के खूबसूरत और शालीन चेहरे पर भी एक गहरी बेबसी की लकीर उभर आई। वो कर भी क्या सकती थी। सू जाइक्वेन का दबदबा ज़्यादा था और प्रेसिडेंट भी हर मामले में उसी का पक्ष लेते थे। उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, अंदर आ जाओ सेंगनान। उन्होंने सेंगनान को जरा भी दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस ट्रांसफ़र के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। सेंगनान ने बेहद फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कमरे के भीतर प्रवेश किया। उसे बाकी दोनों ओवरसियर्स की आंखों में अपने लिए साफ नफरत और नाराज़गी महसूस हो रही थी। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उसे इस नए ग्रुप में अपनी जगह बनानी है तो उसे तुरंत कोई बहुत बड़ी कामयाबी पेश करनी होगी। उसने अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट चेन, मैं अपने साथ एक ऐसे खास मेहमान को लेकर आई हूँ जो अपनी एक बेहद अनमोल सामग्री हमारे इस नीलामी हाउस के जरिए बेचना चाहते हैं। अच्छा? चेन लुओऊ की आंखों में पल भर के लिए एक चमक जागी, लेकिन अगले ही पल वह चमक फीकी पड़ गई। उन्हें पूरा यकीन था कि सेंगनान इस कल्टीवेटर को पहले सू जाइक्वेन के पास ही लेकर गई होगी। अगर उस चीज़ में रत्ती भर भी दम होता तो वह भूखाबाज सू जाइक्वेन उसे कभी अपने हाथ से नहीं जाने देता। यकीनन उसने इस माल को कचरा समझकर ठुकरा दिया होगा और सेंगनान अब अपनी लाज बचाने के लिए यहाँ तुक्का मार रही है। यह सोचते ही उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और उनका खुद उस खजाने की जांच करने तक का मन नहीं रहा। सिर्फ सेंगनान का दिल रखने के लिए उन्होंने बेरुखी से कहा, ठीक है, उसे अंदर बुला लो। सेंगनान ने तुरंत बाहर खड़े जियांग फांग को इशारा किया। जियांग फांग ने कमरे में कदम रखा और सम्मान में अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं जियांग फान वाइस प्रेसिडेंट चेन को प्रणाम करता हूँ। सामने ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक बेहद कम उम्र के डिसाइपल को देखकर चेन लुओऊ का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने बिना किसी उत्साह के बेहद ठंडी आवाज़ में पूछा, यंग मास्टर जियांग, आप हमारे जरिए अपनी कौन सी चीज़ नीलामी करवाना चाहते हैं? जियांग फान ने यहाँ भी चाल चली। उसने वाइस प्रेसिडेंट चेन के असली चरित्र और नीयत को परखने के लिए अपनी आस्तीन से सिर्फ वही स्काई शेकिंग पाउडर बाहर निकाला। लेकिन चेन लुओऊ की पारखी नज़रें सू जाइक्वेन के से कम नहीं थी। सिर्फ एक सरसरी निगाह और उन्होंने उस सुनहरे बारूद की असलियत को भांप लिया। उनके चेहरे की सुस्ती गायब हो गई और आंखों में एक ज़बरदस्त अचरज का सैलाब उमड़ पड़ा। स्काई शेकिंग पाउडर, और वह भी इस कदर शुद्ध।
यह तो कल्टीवेशन की दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ चमत्कार है। उन्होंने फौरन अपने सबऑर्डिनेट को हुक्म दिया, एलन, खड़े क्यों हो? हमारे इस खास मेहमान यंग मास्टर जियांग के लिए तुरंत सबसे बेहतरीन चाय का बंदोबस्त करो। एलन भी उस बारूद को देखकर हक्का बक्का रह गया और बिजली की फुर्ती से जियांग फांग के स्वागत में आगे बढ़ा। वाइस प्रेसिडेंट चेन की आंखों में अब सेंगनान के लिए वह पुरानी उपेक्षा और कड़वाहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सेंगनान ने भी राहत की एक गहरी सांस ली। उसके दिल में जियांग फांग के लिए इज्जत और बढ़ गई थी, जो इस मोड़ पर उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा था। अगर आज वह साथ न देता तो भरी महफिल में उसका तमाशा बन जाता। यंग मास्टर जियांग, मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ़ रखिए। चेन लुओऊ ने बेहद गर्मजोशी से जियांग फांग का स्वागत किया और पूछा, इस नायाब माल के लिए आपके दिमाग में क्या कीमत चल रही है? चियांग फांग ने सीधे शब्दों में कहा, 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स। चेन लुओऊ ने कुछ पल के लिए उस सुनहरे बारूद को बहुत ध्यान से परखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, यह बहुत कम है। इस ऊंचे दर्जे के माल को तो नीलामी में आराम से 12 से 13,000 क्रिस्टल स्टोन्स मिलने चाहिए। अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो मैं खुद इस सौदे की कमान संभालूंगी। यहाँ तक कि हमारे ऑक्शन हाउस की जो फीस होती है, मैं उसमें भी आपके लिए बड़ी छूट करवा दूंगी। सामने बैठी महिला की ऐसी ईमानदारी देखकर जियांग फांग को अंदर से बड़ा सुकून मिला। अब उसे यकीन हो गया था कि वह उस बीस्ट किंग के बाकी कीमती अंगों को भी इस महिला के हवाले कर सकता था। ठीक उसी पल दरवाजे से हाँफता हुआ और बदहवास हालत में वाइस प्रेसिडेंट सू कमरे के भीतर भागा चला आया। यंग मास्टर जियांग, अरे ओ युवा जियांग फान, वह बुरी तरह हाँफ रहा था। अपनी छाती पर हाथ रखकर गिड़गिड़ाने लगा, हम इस बारे में दोबारा बात कर सकते हैं, बैठकर आराम से सारा सौदा सुलझा सकते हैं। जियांग फांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारे और मेरे बीच बात करने को कुछ बचा ही नहीं है बूढ़े। मैं यहाँ सिर्फ सीनियर सिस्टर सेंगनान की वजह से आया था। वे इस ऑक्शन हाउस में जहाँ जाएंगी, मेरे कदम भी वहीं जाएंगे। सू जायक्वेन का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे अपने किए पर इतना पछतावा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर उसे जरा भी भनक होती कि सेंगनान अपने साथ इतना बड़ा कुबेर का खजाना लेकर आई है, तो वह सपने में भी उसका ट्रांसफ़र नहीं कराता। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त खुद प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ और सेंगनान का ट्रांसफ़र तुरंत रद्द करवाता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ यंग मास्टर जियांग, हमें बस एक मौका और दीजिए। धाड़। अब वाइस प्रेसिडेंट चेन के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने गुस्सों में अपना हाथ मेज पर दे मारा। सू जायक्वेन, तुम्हारी बदतमीजी का पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। यह सिर्फ एक मामूली स्काई शेकिंग पाउडर ही तो है। इसके लिए इस हद तक गिर जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? अब तक चेन लुओऊ उसकी हर धौंस को बर्दाश्त करती आ रही थी। इस बुढ़े ने पहले उनके सबसे होनहार साथी को छीन लिया और अपनी सबसे नाकामयाब चेली को उसके पाले में धकेल दिया, और अब जब वह चेली अपने साथ एक नया मौका लेकर आई है तो सू जायक्वेन उसे भी हड़पना चाहता है। उसने चेन लुओऊ को समझ क्या रखा है? वैसे भी चेन लुओऊ की नज़रों में सेंगनान सिर्फ वह स्काई शेकिंग पाउडर ही लेकर आई थी। माना कि वह कीमती था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके लिए कोई अपनी इज्जत दांव पर लगा दे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बूढ़ा इस मामूली क्रेडिट के लिए इतना क्यों मचल रहा है, लेकिन सू जायक्वेन का दर्द सिर्फ वही जानता था। उसे उस पाउडर की परवाह नहीं थी। उसकी भूखी नज़रें तो जियांग फांग के पास छिपे उस बीस्ट किंग के असली खजाने पर टिकी थी। उसने अपनी अकड़ को पूरी तरह थूकते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट चेन, इस बार वाकई मुझसे बहुत भूल हो गई। चलो ऐसा करते हैं, मैं अपने हिस्से के 2-4 बड़े खजाने तुम्हारे खाते में डाल देता हूँ। बदले में तुम बस सेंगनान को मेरे ग्रुप में वापस आने की इजाज़त दे दो। चेन लुओऊ का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। क्या यह लड़ाई सिर्फ मुनाफे की थी? यह सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। तभी सेंगनान भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, वाइस प्रेसिडेंट चेन, मैं उस नरक में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। मेहरबानी करके इसकी किसी भी शर्त को मंजूर मत कीजिए। एक खुददार इंसान कभी अपने ठुकराए हुए रास्ते पर वापस नहीं जाता। वैसे भी अगर मैं वहां वापस गई तो यह मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाकर रखेगा
और मेरी सारी मेहनत का फ़ायदा उस मेंग टिंगटिंग को दे देगा। इस गर्मा गर्म माहौल को देखते हुए चेन लू ओऊ ने सू जाइक्वेन को 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया। सेंगनान अभी अभी मेरे अधीन आई है, इसे बार बार यहाँ वहाँ भेजने का कोई तुक नहीं बनता। बहुत हुआ सू जाइक्वेन, इस वक्त मेरे केबिन में एक बेहद खास मेहमान बैठे हैं और मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सू जाइक्वेन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसकी आंखों में गहरी दुश्मनी साफ झलक रही थी। वाइस प्रेसिडेंट चेन, तो तुम सचमुच मेरी इतनी सी बात का भी मान नहीं रखोगी? चेन लू ओऊ ने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ ली। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। यह सू जाइक्वेन आखिर एक मामूली पाउडर के लिए उनसे इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेने पर क्यों उतारू था? क्या वाकई इस सौदे में कोई ऐसा राज था जो उनसे छिपाया जा रहा था? यह सारा तमाशा देखकर जियांग फान को पूरा भरोसा हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट चेन एक ईमानदार और भरोसेमंद औरत हैं। उसने अपनी पीठ पर बंधे एक छोटे से पोटली नुमा बंडल की गांठ को ढीला करना शुरू किया और बोला, वाइस प्रेसिडेंट चेन, मेरे पास कुछ और भी सामग्रियां हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप अपनी देख रेख में नीलाम करवाएं। चेन लू ओऊ पल भर के लिए चौंक गई। और भी सामान? सेंगनान ने तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने सेंगनान की तरफ देखा, लेकिन सेंगनान खुद जियांगफांग को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई जादू देख लिया हो। खैर, चेन लू ओऊ को लगा कि जो माल पहले नहीं दिखाया गया उसकी कीमत शायद उस स्काई शेकिंग पाउडर से कम ही होगी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसे खोलो और हमें भी दिखाओ। वहाँ मौजूद हर एक शख्स की सांसें थमी हुई थी और सबकी नज़रें जियांगफांग के हाथों पर टिकी थी। जैसे ही जियांगफान ने उस कपड़े की गांठ को पूरी तरह खोला, एक चमचमाता हुआ गहरे रंग का गोला रत्न सबके सामने जगमगा उठा। एक चमचमाता हुआ गहरे हरे रंग का गोल रत्न सबके सामने जगमगा उठा। यह देखते ही सू जाइक्वेन की छाती धौंकनी की तरह चलने लगी और उसकी सांसें बेकाबू हो गई। एक और गेल पर्ल, यह तो सचमुच एक और गेल पर्ल था। इसका साफ मतलब था कि इस नौजवान डिसाइपल के पास उस खूंखार वाइट क्रिस्टल बीस्ट के शरीर का एक एक अनमोल हिस्सा मौजूद था। सेंगनान अपनी पहली नज़र में उस रत्न को पहचान नहीं पाई और पागलों की तरह उसे घूरने लगी। जूनियर ब्रदर जियांग, आखिर यह चमकीली बला क्या है? दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट चेन की खूबसूरत आंखें अचंभे के मारे गोल हो चुकी थी। उन्होंने हैरानी में अपने लाल होठों पर हाथ रख लिया, क्योंकि जो खजाना उनके सामने था उस पर यकीन करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। क्या यह सचमुच वही पौराणिक मॉन्स्टर एम्परर के शाही खून वाला वाइट क्रिस्टल बीस्ट है? प्राकृतिक रूप से बना ऊंचे दर्जे का जादुई हथियार गेल पर्ल। आह! सेंगनान के मुंह से एक चीख निकल गई। यह तो वही गेल पर्ल है जिसे दंत कथाओं में 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स का बताया गया है। उसने झटके के साथ जियांगफांग को देखा। अब जाकर उसकी समझ में यह बात बैठी कि जियांगफांग ने क्यों कहा था वह उसकी धमाकेदार एंट्री करवाएगा। यह अकेला गेल पर्ल इस पूरी नीलामी का सबसे बड़ा और आखिरी मुख्य आकर्षण बनने के काबिल था, और इस नायाब आसामी को खोजने का पूरा श्रेय बिना किसी शक के सेंगनान को जाता था। जियांगफांग ने धीरे से हामी भरी। वाइस प्रेसिडेंट चेन, क्या आपको इस सौदे में कोई दिलचस्पी है? चेन लू ओऊ बदहवास हालत से बाहर आई। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि वह घमंडी सू जाइक्वेन क्यों सेंगनान के पैर पकड़ने को तैयार था, क्योंकि सेंगनान के पीछे साक्षात कुबेर का खजाना खड़ा था। उन्होंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उनका चेहरा एक बेकाबू मुस्कान से खिल उठा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? यंग मास्टर जियांग, हमारी संस्था पर भरोसा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं खुद अपनी कमांड में इसे इतिहास में सबसे रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिकवाऊंगी। इसी पल सू जाइक्वेन की तरह चेन लू ओऊ की तीखी नज़रों ने भी ताड़ लिया कि इस रत्न की चमक बिल्कुल ताज़ी थी। इसका साफ इशारा था कि इस रहस्यमयी कल्टीवेटर के पास अभी और भी बेशकीमती माल छुपा पड़ा है। वह वाइट क्रिस्टल बीस्ट असल में चलता फिरता खजाना था, जिसका एक एक अंग अनमोल था। उनकी आंखों में लालच की एक उम्मीद जागी। यंग मास्टर जियांग, क्या आपके पास इस नीलामी में रखने के लिए कुछ और भी सामग्रियां हैं? जियांग फांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया।
फिलहाल तो और कुछ नहीं है। वह सिर्फ इस एक गेल पर्ल को बेचकर उतनी रकम जुटाना चाहता था जिससे उसका काम चल जाए और वह येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर खरीद सके। उस मॉन्स्टर का बाकी कीमती मांस, जादुई अंग और उसका पेट वह अपने निजी कल्टीवेशन के लिए बचाकर रखना चाहता था। हर चीज़ को क्रिस्टल स्टोन्स में बदलकर सरेआम तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चेन लू ओऊ ने उसके शब्दों के पीछे छिपे गुप्त इरादे को भांप लिया और खुशी खुशी बोली, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम सिर्फ इस गेल पर्ल का ही सौदा पक्का करते हैं। बाकी रही बात आगे की। उन्होंने सेंगनान की तरफ एक गहरी और संतोष भरी नज़रों से देखा। सेंगनान, मैं खुद आज ही प्रेसिडेंट से सिफारिश करके तुम्हारा प्रमोशन सीधे 3 स्टार चीफ के पद पर करवाऊंगी। चूँकि जियांग फान ने भरी महफिल में साफ कह दिया था कि सेंगनान जहाँ जाएगी वह भी वहीं आएगा, इसलिए चेन लू ओऊ को बस सेंगनान को अपने पाले में रखना था। फिर यह सोने का अंडा देने वाला क्लाइंट हमेशा उन्हीं के ग्रुप को मजबूत करता रहेगा। सेंगनान की तो मानो लॉटरी लग गई थी। 3 स्टार चीफ मैं। सालों की हार्ड तोड़ मेहनत और वफादारी के बाद भी वह एक मामूली 1 स्टार चीफ की फटीहाल जिंदगी जी रही थी। यहाँ तक कि 2 स्टार बनना भी उसके लिए एक अधूरा ख्वाब था और आज सिर्फ जियांग फांग को अपने साथ लाने भर से उसका पूरा करियर रॉकेट की रफ्तार से आसमान छू रहा था। उसने फौरन झुककर प्रणाम किया। इस ऊंचे ओहदे के लिए आपका बहुत बहुत आभार वाइस प्रेसिडेंट चेन। इसके बाद वह जियांग फान की तरफ घूमी और अपनी आत्मा की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा किया। यंग मास्टर जियांग, इस असीम कृपा के लिए मैं जीवन भर आपकी कर्जदार रहूंगी। जियांग फांग ने हवा में हाथ हिलाया। इस औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है सेंगनान, मैं तुम्हारी आंट का बहुत पुराना मुरीद हूँ। उसी पल सेंगनान का दिल अपनी आंट के लिए भी अगाध इज्जत से भर गया। उसकी आंट ने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे मसीहा को भेजा था जिसने उसकी डूबती तकदीर को किनारे लगा दिया था। तभी सेंगनान को अचानक जियांग फांग का असली मकसद याद आया और वह चौंक कर बोली, ओह वाइस प्रेसिडेंट चेन, यंग मास्टर जियांग यहाँ खास तौर पर येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर की बोली लगाने आए हैं। चेन लुओऊ को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बिना कुछ छुपाए सीधे शब्दों में कहा, वह जादुई पानी हमारे इस ग्रैंड ऑक्शन का एक मुख्य हिस्सा है। यहाँ तक कि हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन के एक बड़े एल्डर ने खुद वह पवित्र जल मुझे ही सौंप रखा है। यह सुनते ही जियांग फांग की बची खुची चिंता भी दूर हो गई। उसने कहा, तो ठीक है, मैं मुख्य नीलामी के दिन दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। चेन लुओऊ की खूबसूरत आंखों में एक चमक कौंधी। वह इस महान कल्टीवेटर को अपने एहसान के नीचे दबाने का यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं देना चाहती थी। यंग मास्टर जियांग, आपको आखिर कितने येलो स्प्रिंग्स प्यूरीफाइंग वाटर की ज़रूरत है? जब उन बड़े एल्डर ने मुझे वह मुख्य माल सौंपा था तो उन्होंने तोहफे के तौर पर मुझे उसकी एक छोटी सी शीशी अलग से दी थी। अगर आपका काम कम में चल सकता है तो वह छोटी शीशी मैं आपको यूं ही भेंट कर देती हूँ। माना कि वह पवित्र जल बेहद कीमती था, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ गिने चुने कल्टीवेटर्स ही जानते थे और उनके खुद के किसी काम का नहीं था। वैसे भी वह एक छोटी सी शीशी बाजार में मुश्किल से 7 या 800 क्रिस्टल स्टोन्स की बिकती। उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा जियांग फांग जैसे जीनियस को अपना दोस्त बनाने में था। जियांग फांग की आंखों में एक ज़बरदस्त चमक उठी। मेरा काम सिर्फ 10 बूंदों से आसानी से हो जाएगा। चेन लुओऊ ने अपनी लंबी आस्तीन के भीतर हाथ डाला, एक छोटी सी काले रंग की शीशी निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। तो फिर यह अमानत आज से तुम्हारी हुई। जियांग फांग ने हवा में ही उस शीशी को दबोच लिया। हाथ में आते ही वह बहुत भारी महसूस हुई, मानो उस कांच के भीतर पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ ठोस सोना भरा हो। उसने जैसे ही उसका ढक्कन हटाकर अंदर झांका, भीतर बेहद साफ और गाढ़ी बूंदें थिरक रही थी। यह यकीनन वही असली और चमत्कारी येलो स्प्रिंग प्यूरीफाइंग वाटर था। उसका रोम रोम खुशी से झूम उठा। अब उसे मुख्य नीलामी के उस लंबे ड्रामे का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह इसी वक्त अपने अगले लेवल के लिए पाथवे पाउडर रिफाइन कर सकता था। लेकिन वह चेन लुओऊ का यह एहसान अपने सिर पर मुफ्त में नहीं रखना चाहता था। उसने कुछ पल गंभीर सोच विचार किया और पूछा, वाइस प्रेसिडेंट चेन, क्या आपके इस महल में कोई ऐसा एकांत और गुप्त कमरा है जिसे मैं कुछ समय के लिए उधार ले सकूं?
चेन लुओ गहरी उलझन में पड़ गई। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमयी लड़का अब इस बंद कमरे के भीतर कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाला है। इतनी छोटी सी फरमाइश थी तो उसने हंसकर हाँ कह दिया और फिर हमारा हीरो जियांग फान उस खूंखार मॉन्स्टर की कोर और जादुई पानी लेकर सीधे गुप्त कमरे के अंदर गायब हो गया। उधर केबिन के बाहर वाइस प्रेसिडेंट चेन का मूड आज सातवें आसमान पर था। वह आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए सेंगनान के मजे में गप्पे लड़ा रही थी। यह नज़ारा देखकर वहां खड़े दोनों नए ओवरसियर्स एलन और चेन की छाती पर सांप लौटने लगा। सालों हो गए थे उन्होंने अपनी बॉस को किसी जूनियर पर इस कदर मेहरबान होते कभी नहीं देखा था, और यह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि सेंगनान आज ऑक्शन हाउस के लिए एक ऐसा क्लाइंट ले आई थी जो पैसे का समुंदर था। वैसे सेंगनान, तुम्हारी इस लड़के जियांग फांग से मुलाकात हुई कैसे? चेंग ने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। सेंगनान ने बिना कुछ छुपाए अपनी पहली मुलाकात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। सारी कहानी सुनने के बाद चेन ने हैरान होते हुए अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी वह मेडिसिन पीक वाली आंट बेहद अड़ियल हैं और नए लड़कों को फूटी आंख नहीं सुहाती, फिर वह इस जियांग फांग पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? सेंगनान ने हामी भरते हुए कहा, वही तो। पहले जब आंट ने इसकी तारीफ की थी तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रही हैं, लेकिन बाद में इसके तेवर देखकर मेरी आंखें खुल गई। जड़ी बूटियों और दवाइयों के मामले में इसका दिमाग किसी जीनियस से भी तेज चलता है। इसने तो मेरी आंट को भी पीछे छोड़ दिया है। चेन इस बात से अंदर तक हिल गई थी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक गहरा सस्पेंस गहराया। पर एक बात समझ नहीं आई, वह इस वक्त उस बंद कमरे के भीतर कर क्या रहा है? यह येलो स्प्रिंग वाला जादुई पानी तो सिर्फ सोल मास्टर्स के काम आता है। अमूमन बड़े बड़े सेक्ट अपने डिसाइपल्स को सिर्फ इसे खरीदने के लिए यहाँ भेजते हैं। सेंगनान भी सोच में पड़ गई। यह तो मुझे भी नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाइयों के साथ साथ हमारा यह जियांग फांग एक सोल मास्टर भी है। यह बोलते ही वह खुद जोर से हंस पड़ी। अरे छोड़ो भी, सोल मास्टर क्या आजकल गली मोहल्लों में घूमते हैं? जो भी सोल मास्टर होता है बड़े बड़े कबीले उसे अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। अगर जियांग फान सचमुच एक सोल मास्टर होता तो क्या वह ग्रीन क्लाउड सेक्ट में एक मामूली डिसाइपल बनकर खाक छान रहा होता? वह तो सीधे वहाँ एल्डर की गद्दी पर राज करता। चेन ने भी चुटकी लेते हुए कहा, तुम तो बड़े ऊंचे ख्वाब देख रही हो सेंगनान। तुम्हें क्या लगता है कोई सोल मास्टर इतनी आसानी से तुम्हारा गॉडफादर बन जाएगा? उन रसूखदार लोगों से बात करने की औकात तो मेरी भी नहीं है। कड़ाक! तभी उस गुप्त कमरे का भारी पत्थर वाला दरवाज़ा खुला। जियांग फान बाहर निकला। उसके हाथों में जेड की 2 चमचमाती हुई शीशियाँ थीं। उसने एक शीशी को फुर्ती से अपनी जेब के हवाले किया और दूसरी शीशी सीधे चेन के सामने टेबल पर टिका दी। ये लो, मेरी तरफ से छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। इस जादुई दवा में आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। दरअसल जियांग फांग ने अंदर रखे माल से पाथवे पाउडर की 2 शीशियाँ तैयार कर ली थी। चूँकि जादुई पानी चेन ने दिया था, इसलिए उसका चौथा हिस्सा बनता था, पर जियांग फांग ने दरिया दिली दिखाते हुए आधा माल उसे सौंपकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। इतना बोलकर जियांग फांग बिना रुके वहाँ से 9-2-11 हो गया। चेन उस टेबल पर रखी शीशी को पागलों की तरह घूर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेंगनान भी कौतूहल से आगे बढ़ी। आखिर यह क्या चीज़ है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी दवा नहीं देखी। चेन ने उस शीशी को हाथ में उठाया और बहुत बारीकी से उसकी महक और रंग को जांचने लगी। इतना लंबा तजुर्बा होने के बाद भी उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। यह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मानो किसी पुरानी किताब के पन्नों में इसके बारे में पढ़ा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तभी उसने झटके से अपनी आंखें खोली और उसका पूरा चेहरा खौफ और हैरत के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसने आव देखा न ताव, सीधे सेंगनान के दोनों कंधे दबोच लिए। उसकी आंखों में ऐसी तपिश थी मानो वह सेंगनान को अपनी नज़रों से ही पिघला देगी। वह हाँफते हुए चिल्लाई, सेंगनान, तू आखिर किस बला को अपने साथ पकड़ लाई है? सेंगनान डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उसे लगा कि जियांग फांग की उस दवाई ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वह हकबकाते हुए बोली, बॉस,
प्लीज़ शांत हो जाइए। क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? चेन भला इस वक्त कैसे शांत होती? उसका सीना डर और उत्साह के मारे बुरी तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सेंगनान को हवा में हिलाते हुए कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई लड़की। तुमने तो इतिहास रच दिया, सचमुच कमाल कर दिया। मैं अभी इसी वक्त खुद प्रेसिडेंट के पास जाऊंगी और तुम्हारा प्रमोशन सीधे 5 स्टार चीफ के पद पर करवाऊंगी। और सुनो, जब मैं इस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटूंगी तो मेरी यह गद्दी सीधे तुम्हें सौंप दी जाएगी। क्या? वह कोने में खड़े एलन और दूसरे ओवरसीयर्स का मुंह खुला का खुला रह गया, मानो उनके होश उड़ गए हों। सेंगनान की 3 स्टार चीफ वाली अर्जी अभी तक पास भी नहीं हुई थी और यहाँ सीधे 1 स्टार से छलांग लगाकर वो 5 स्टार चीफ बनाया जा रहा था। सेंगनान की 3 स्टार चीफ वाली अर्जी अभी तक पास भी नहीं हुई थी और यहाँ सीधे 1 स्टार से छलांग लगवाकर उसे 5 स्टार चीफ बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, वह सीधे वाइस प्रेसिडेंट की वारिस घोषित हो चुकी थी। दूसरों की तो छोड़ो, खुद सेंगनान का दिमाग चकरा गया था। उसे शक होने लगा था कि कहीं उसकी बॉस पागल तो नहीं हुई है ना। बॉस, आखिर क्या माजरा है? मुझे साफ साफ बताइए, सेंगनान ने हाथ जोड़कर पूछा। चेन ने आखिरकार उसकी जान छोड़ी। उसने उस जेड की शीशी को अपनी हथेली पर रखा और उसकी आंखों में उस जादुई पाउडर को देखकर एक ऐसी भूख चमक रही थी जो इस कल्टीवेशन की दुनिया को हिलाकर रख सकती थी। क्या तुम जानती भी हो कि यह असल में क्या बला है? सेंगनान ने ना में अपना सिर हिला दिया। आखिर इस शीशी में ऐसा क्या था जिसने वाइस प्रेसिडेंट चेन जैसी शांत औरत को पूरी तरह पागल कर दिया था? क्या यह कोई जानलेवा जहर था? यह पाथवे पाउडर है लड़की, कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे दुर्लभ पाथवे पाउडर। चेन ने उत्तेजना में टेबल पर दोनों हाथ पटके। उन्होंने सालों पहले एक बेहद पुरानी किताब के पन्नों में इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए पहली नज़र में इसे पहचान नहीं पाई थी। यह कल्टीवेशन की एक ऐसी खोई हुई जादुई दवा है जिसे आज के ज़माने में रिफाइन करना किसी के बस की बात नहीं है। सेंगनान अभी भी उलझन में थी। पाथवे पाउडर? मेरा ज्ञान इस मामले में थोड़ा कम है बॉस। आखिर यह पाउडर किस मर्ज की दवा है? कोर फॉर्मेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू करने के लिए। चेन ने बस यह 4 शब्द कहे। यह सुनते ही सेंगनान की आंखों की पुतलियां सुई की नोक जैसी छोटी हो गई। उसका पूरा वजूद कांप उठा, उसके पैर लड़खड़ाए और वह पीछे रखे एक बड़े पत्थर पर जा गिरी। लेकिन सदमे के मारे उसे चोट का एहसास तक नहीं हुआ। उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। कोर फॉर्मेशन लेवल का ब्रेक थ्रू करवाने वाली दवा तो सिर्फ 3 स्टार सोल मास्टर्स ही बना सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जियांग फांग एक? चेन ने फुर्ती से आगे बढ़कर सेंगनान का मुंह दबोच लिया और कड़क आवाज में डांटा, क्या तुम सरेआम उसका राज खोलकर सबकी जान आफत में डालना चाहती हो? उसका असली रूप सामने आने से वह नाराज होगा सो अलग, और अगर दुनिया को भनक लग गई तो बड़े बड़े सुरमा उसके तलवे चाटने के लिए लाइन लगा देंगे। फिर हमारे लिए इस ऑक्शन हाउस में कोई कोना नहीं बचेगा। सेंगनान को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया, लेकिन उसके बदन की थरथराहट रुक नहीं रही थी। तो इतने समय से जो लड़का मेरा गॉड फादर बनकर मेरी ढाल बना हुआ था, वह साक्षात एक। यह सोचते ही उसने अपना शरीर हवा में तैरता हुआ महसूस होने लगा, मानो वह बादलों पर चल रही हो। चेन के दिल में जलन की एक हल्की सी लकीर उभरी। वह बोली, तुम्हारे कबीले के बुजुर्गों ने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो तुम्हें ऐसा शहंशाह का साथ मिला। जब तुम कामयाबी के आसमान पर पहुंच जाओ तो इस बूढ़ी बॉस को भूल मत जाना। आखिरकार एक 3 स्टार सोल मास्टर से सीधा कनेक्शन जुड़ चुका था। अब तो सेंगनान की किस्मत का सितारा चमकना तय था। यही वजह थी कि चेन ने बिना एक पल गवाए उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया था। उधर दूसरी तरफ जियांग फान अपनी बची हुई दवाई लेकर वापस लौट रहा था। जैसे ही उसने सेक्ट की सीढ़ियों पर कदम रखा, अचानक लियू किंग जियान ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सुनसान कोने में खींच ले गई। उसने अपनी गोरी गर्दन से उस कीमती गेल पर्ल को उतारा, उसे जियांग फांग की हथेली पर पटका और बेहद गंभीर होकर बोली, यह बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने पास नहीं रख सकती। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने तय किया था कि वह इसे वापस कर देगी। यह चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी थी कि उसके लिए इसे संभालना भारी पड़ रहा था।
जियांग फांग एकदम हैरान रह गया। पर क्यों? जब पहले ले लिया था तो अब वापस करने का क्या तुक है? लिू किंगजियान की जुबान लड़खड़ाने लगी। इस अकेले मोती की कीमत पूरे 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स हैं। इतनी बड़ी रकम तो किसी लड़की की पूरी शादी का खर्च निकाल दे। भला जियांग फांग ने उसे इतना बड़ा तोहफा क्यों दिया? जब उसे कोई वजह समझ नहीं आई तो उसने जिद पकड़ ली, जो भी हो मैं इसे नहीं रखूंगी। ठीक है फिर, जियांग फांग ने ज़्यादा बहस नहीं की। उसने अपनी जेब से मार्शल सोल के 2 सिक्के निकाले और बोला, चलो सीधे मार्शल सोल हॉल में चलते हैं। मैं नांगोंग श्याओआन को धूल चटाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लिू किंगजियान की ताकत बढ़ाने के लिए न सिर्फ उसके लेवल को ऊपर उठाना था, बल्कि उसकी फाइटिंग टेक्निक को भी मुकम्मल करना जरूरी था। मार्शल सोल हॉल उसकी अधूरी चालों को पूरा करने में मदद कर सकता था। अगर उसके पास कोई आधे अधूरे दाव पेच थे तो जियांग फान उसके साथ बैठकर उन गुप्त कलाओं को समझने की कोशिश कर सकता था। लेकिन इस वक्त लिू किंगजियान का ध्यान उन मार्शल सोल के 2 सिक्कों पर अटक गया था। तुम्हारे पास यह दूसरा सिक्का कहाँ से आया? एक तो मेरा वाला ही है, लेकिन यह दूसरा वाला? जियांग फान ने अपना सिर खुजलाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, यह मुझे एल्डर फेंग ने इनाम में दिया है। लिू किंगजियान को इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। वह खुसट बुढ़ा तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। उसके पास खुद गिनकर कुछ सिक्के हैं। वह तुम्हें अपनी जान दे देगा, पर यह सिक्का कभी नहीं देगा। जियांग फान ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैंने होली हॉल के भीतर उसकी 2 चहेती डिसाइपल्स सू ईयर और चेन सिलान की बहुत बड़ी मदद की थी। यह शायद उसी का इनाम है। यह सुनते ही लिू किंगजियान के दिमाग में सू ईयर का वह घमंडी चेहरा घूम गया और उसका मूड एकदम खराब हो गया। अच्छा, तो उस चुड़ैल ने होली हॉल के अंदर काफ़ी तगड़ा गेम खेला है। जियांग फांग ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले लेवल से सीधे तीसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वाकई काबिले तारीफ है। सच। लिू किंगजियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह यहाँ जियांग फांग के लिए दिन रात एक करके सिक्के कमा रही थी और यह लड़का जंगलों में दूसरी लड़कियों की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। उसने जियांग फांग के हाथों में रखे उस गेल पर्ल पर झपट्टा मारा, उसे वापस छीना और दोबारा अपनी गर्दन पर टांग लिया। वह अपने दांत भींचते हुए गुर्राई, यह मेरा हक है और मैं इसे रखूंगी। अब तुम्हारी नीयत जो भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो अब चुपचाप मार्शल सोल हॉल की तरफ चलो। जियांग फांग ने अपनी नाक को छुआ और मन ही मन सोचने लगा, अब इस लड़की की खोपड़ी को अचानक क्या हो गया? आखिर किस कमबख्त ने उसका यह हाल किया था? वे दोनों मार्शल सोल हॉल के सामने पहुंचे। यह जगह आमतौर पर बिल्कुल सुनसान रहती थी, क्योंकि यहाँ के एल्डर्स को साल में सिर्फ एक ही सिक्का नसीब होता था। लेकिन आज का नज़ारा बदला हुआ था। वहाँ पहले से ही नांगोंग और यून मौजूद थे। आखिर इस मार्शल सोल हॉल में माथापच्ची करने से क्या हासिल होगा? क्या तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक हमारे ऑक्शन हाउस में सबसे बेस्ट नहीं है? यून बेबसी में नांगोंग के पीछे पीछे चलते हुए बड़बड़ाया। नांगोंग का चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। उसने तमतमाते हुए कहा, जब आप उस दुष्ट से मेरा बदला लेने में मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं अपना हिसाब खुद चुकता करूंगी। मुझे उस कमीने के वार का एक एक पैतरा अच्छे से याद है। मैं यहाँ इस हॉल में उस अधूरे दाव को पूरा सीखने आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वह गुप्त कला किस कबीले की है, मैं उस गुंडे का मुखौटा सरेआम उतार दूंगी। यून ने एक गहरी और बेबस सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैं तमाशा देख रहा हूँ। तुम हमारे इतने बड़े ऑक्शन हाउस की सबसे होनहार बेटी हो, और ग्रीन क्लाउड सेक्ट के भीतर आकर कोई तुम्हें ऐसे कूट कर चला गया। या तुम ही बताओ, मैं इस बेइज्जती का ढिंढोरा पूरे शहर में कैसे पीटूं? तुम खुद मुझे अंदर से भारी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई साहब, मुझे तो पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही है इस बात को। नांगोंग की ऐसी खस्ता हालत देखकर उसका अपना खून खौल रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा था कि सीधे वुचेन को बुलाकर उसकी क्लास लगाई जाए, पर अगले ही पल उसका हौसला डगमगा गया। अगर यह बात बाहर निकली तो थू थू हमारे अपने कबीले की होगी।
मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं उस छुपे हुए शिकारी का नाम जानकर ही दम लूँगी। उसकी यह मजाल कि मुझे इस तरह लात घूंसों से उसकी यह मजाल कि मुझे इस तरह लात घूंसों से सीधा कर दे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नांगोंग ने गुस्से में अपना पैर पटका और दांत पीसने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़े लियू और जियांग फांग पर पड़ी। वह उन दोनों को एक अजीब सी संदेहास्पद नज़र से घूरने लगी। लियू तो नांगोंग का हुलिया देखकर दंग रह गई। वह उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। यह तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? वह पूरी तरह सन्न थी। नांगोंग पहले ही कोर फॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस पूरे इलाके में किसी एल्डर के अलावा भला किसकी औकात थी जो उसे इस तरह हिलाकर रख दे? पर कोई बड़ा एल्डर भला उस पर हाथ क्यों उठाएगा? जियांग फांग भी अंदर से हैरान था। नांगोंग, तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा ऐसा बंदर जैसा किसने बना दिया? जब हम पिछले शहर में मिले थे तब तो तुम काफ़ी ठीक ठाक दिखती थी। आखिर आखिर किसने तुम्हारी इतनी बेरहमी से मरम्मत की है? पूरा पूरा थूथन ही सुझा दिया है। भाई साहब देख रहे हो, खुद मार के खुद पूछ रहा है कि किसने मारा है, बताओ तो। नांगोंग के चेहरे का रंग उजड़ गया। उसने बात संभालते हुए तुरंत झूठ बोला। किसने किसने कहा कि किसने कहा कि मुझे किसी ने पीटा है? मैं तो बस अचानक सीढ़ियों से फिसल गई थी। हाँ हाँ, मैं गिर गई थी। यून का बूढ़ा चेहरा भी इस झूठ को सुनकर पूरी तरह अकड़ गया। अपनी नाक कटती देख उसने फौरन टॉपिक बदला और जियांग फान की तरफ देखकर एक नकली मुस्कान उछाली। युवा दोस्त, आज यहाँ कैसे आना हुआ? जियांग फांग ने अपनी बगल में खड़ी लियू की तरफ इशारा किया। इसके कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाने लाया हूँ। यह सुनते ही नांगोंग के तन बदन में आग लग गई। उसकी और यून की नज़रों में जियांग फांग भले ही उम्र में छोटा दिखता था, लेकिन उसका रुतबा किसी बड़े एल्डर से कम नहीं था। उसका लियू के साथ यहाँ आना साफ इशारा था कि वह उसे कोई गुप्त ट्रेनिंग देने वाला है। वाइस पवेलियन मास्टर, फिर तो आपको मुझे भी गाइड करना होगा, तभी मुकाबला बराबरी का माना जाएगा। नांगोंग ने जिद पकड़ ली। हैं, लेकिन इसने यहाँ पे वाइस पवेलियन मास्टर क्यों बोला? चलो कोई ना, हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यून मन ही मन मुस्कुरा कर रह गया। खैर, जब लियू ने सेक्ट के नियमों की परवाह न करते हुए अपने लिए एक एल्डर को गाइड चुन लिया था, तो यून भी अपने कबीले के आत्मसम्मान के लिए अपनी सारी अकड़ छोड़कर नांगोंग की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसे अपने कल्टीवेशन के ज्ञान पर पूरा घमंड था। फाइटिंग कलाओं को समझने के मामले में यह छोटा सा जियांग फान उसके सामने अभी कल का बच्चा था। यह देखकर जियांग फान की त्योरियां चढ़ गई। नांगोंग पहले से ही इतनी खतरनाक फाइटर थी और अब खुद ऑक्शन हाउस का वाइस पवेलियन मास्टर उसे पर्सनली कल्टीवेशन के सीक्रेट सिखाने जा रहा था। यह तो सीधे सीधे चीटिंग थी। अब जियांग फान को लियू के लिए अपना पूरा जोर लगाना ही होगा, वरना इस तगड़े मुकाबले में लियू का जीत पाना नामुमकिन हो जाएगा। वे चारों उस विशाल मार्शल सोल हॉल के भीतर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही प्राचीन काल की भीमकाय मूर्तियां दिखाई दी, जिससे एक अजीब सा खौफनाक और भारी दबाव महसूस हो रहा था। लियू का पूरा ध्यान सिर्फ जियांग फांग पर टिका हुआ था। उसने धीरे से समझाते हुए कहा, जैसे ही तुम इस मूर्ति के सामने खड़े होगे, इसकी जादुई शक्ति तुम्हारी ही एक परछाई बनाकर तुम्हारे सामने खड़ी कर देगी, जो तुमसे मुकाबला करेगी। अगर तुम्हारा कोई दाव अधूरा है और इस मूर्ति के पास उसका तोड़ मौजूद है, तो यह कल्टीवेशन की उस कमी को पूरा कर देगी। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान तुम्हें परतों में मिलेगा। जब तक पहला लेवल पार नहीं होगा, अगला रास्ता नहीं खुलेगा। इस हॉल के भीतर टिकने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। तुम यहाँ से कितना सीखकर बाहर निकलते हो, यह पूरी तरह तुम्हारी अपनी अक्ल और समझ पर निर्भर करता है। जियांग ने सोच में डूबते हुए अपना सिर हिलाया। तो बात सिर्फ टेक्निक पूरे करने की नहीं थी, बल्कि अपनी कल्टीवेशन की मानसिक क्षमता को भी चरम पर ले जाना था। चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं। जियांग फांग ने नांगोंग और यून पर एक ठंडी नज़र डाली
और लियू का हाथ पकड़कर उसे सीधी एक विशाल मूर्ति के पीछे छिपे ओट वाले कोने में ले गया। भाई हर बार ये कोना में क्यों ले जाता है यार। लियू का दिल इस अचानक नज़दीकी से तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खुद को संभालते हुए बुदबुदाई, अगर ट्रेनिंग ही करनी है तो इतना छुप छुप पर क्यों। जियांग फांग ने बिना किसी का ध्यान खींचे अपनी आस्तीन से वह जादुई शीशी निकाली, उसे लियू की हथेली में थामा और उसके कान के पास फुसफुसाया, इसे अभी के अभी डकार जाओ। देखो क्या तुम इसके दम पर कोर फॉर्मेशन रेल में एंट्री मार सकती हो। अपने कान के पास जियांग फांग की गर्म सांसें महसूस करते ही लियू का पूरा बदन अकड़ गया। उसके दिल की रफ्तार दोगुनी हो चुकी थी। उसने खुद को जैसे तैसे सामान्य किया और पूछा, इस कांच की डिब्बी में क्या माल है। पाथवे पाउडर, जो तुम्हें सीधे कोर फॉर्मेशन लेवल का ब्रेक थ्रू दिलाएगा, जियांग फांग ने धीमे से कहा। क्या? लियू के होश उड़ गए। वह अपनी चीख पर काबू नहीं रख पाई। कोर फॉर्मेशन। जियांग फांग ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर उसके होठ को अपने हाथ से बंद कर दिया। पागल हो गई हो क्या? तुम सचमुच चाहती हो कि वह नांगोंग तुम्हारी आवाज़ सुन ले? वह अपना सिर पकड़कर रह गया। वह लियू को इस सुनसान कोने में इसलिए लाया था ताकि वह चुपके से अपना लेवल अप कर ले और जब बाद में रिंग में मुकाबला हो तो दुश्मन के तोते उड़ जाए। इस सरप्राइज से उसके जीतने का चांस थोड़ा बढ़ जाता, पर अब चिड़िया चुग गई खेत। बाहर खड़े युन ने यकीनन इस बात को सुन लिया होगा। अब इस राज को छुपाना नामुमकिन था और हुआ भी यही। युन ने दूर से ही इस हलचल को भांप लिया और उसकी आंखों में गहरी हैरानी छा गई। लियू इस कबाड़ खाने में कोर फॉर्मेशन का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। नांगोंग की आंखें भी गुस्से और अचरज से फटी की फटी रह गई। यह मजाक है ना? इस वक्त ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पास ऐसी जादुई गोली कहाँ से आएगी जो सीधे कोर फॉर्मेशन रेल्म का दरवाज़ा खोल दे। इस पूरे 9 सेक्ट के इलाके में ऐसी दवाइयाँ बनाने का ठेका सिर्फ एक ही जगह के पास है और वो है हमारा ऑक्शन हाउस। आखिर यह 3 स्टार लेवल की दवा है जिसे कोई ऐरा गहरा 1 या 2 स्टार वाला सोल मास्टर सपने में भी रिफाइन नहीं कर सकता और हमारे ऑक्शन हाउस ने भी सालों से ऐसी कोई सप्लाई बाहर नहीं भेजी है। तो फिर इन कंगालों के हाथ यह गीदड़ सिंगी कैसे लगी? नांगोंग गुस्से में बड़बड़ाई, यकीनन यह मेरा ध्यान भटकाने के लिए कोई घटिया चालें चल रहे हैं। युन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम अपनी साधना पर ध्यान लगाओ। अगर इनके पास कोई जादुई गोली है भी तो कोर फॉर्मेशन का लेवल पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसी गोलियों से कामयाबी मिलने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही होता है। दूसरी तरफ लियू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल दी, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जियांग फांग की हथेली अब भी उसके मुंह पर जमी हुई थी। जैसे ही उसकी जीभ बाहर आई, वह सीधे जियांग फांग की हथेली से छू गई। जियांग फांग को ऐसा लगा जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी जिसने उसका पूरा सिस्टम हिला दिया। उसने नकली खांसी करते हुए बात बदली, चलो अब इसे चुपचाप अंदर लो। लियू का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। उसने फौरन अपनी नज़रें घुमाई और कहा, ठीक है, मैं पहले इस लेवल को पार करने की कोशिश करती हूँ। अब उन दोनों ने फुसफुसाना बंद कर दिया था। जब पोल खुल ही चुकी थी तो अब छुपकर गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं था। लियू ने उस जादुई बारूद को एक ही घुट में गले के नीचे उतार लिया और तुरंत पालथी मारकर बैठ गई। उसने अपने कल्टीवेशन के मंत्रों को जगाया ताकि आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने भीतर खींच सके। दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लियू के पूरे शरीर से सफ़ेद धुएं का बवंडर उठने लगा। उसकी चमड़ी एकदम दहकते हुए लोहे जैसी सुर्ख लाल हो गई। एक बेहद खूंखार और भारी दबाव उसके आसपास फैलने और सिकुड़ने लगे। यह साफ इशारा था कि वह कोर फॉर्मेशन के मुहाने पर खड़ी है। युन ने दूर से ही इस खतरनाक ऊर्जा को महसूस किया और दंग रह गया। यह लड़की तो सचमुच गेम पलट रही है। नांगोंग ने भी झटके से अपनी आंखें खोली। वह पूरी तरह बुत बन चुकी थी। क्या उस जियांग फांग के पास वाकई कोर फॉर्मेशन रेल्म की दवाइयाँ हैं? लेकिन इसकी दवा इतनी तेज़ी से कैसे काम कर रही है? सिर्फ एक खुराक और इसका कोर बनने की कगार पर है।
मुझे तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए 3-3 कीमती गोलियां फूंकनी पड़ी थी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से जान बची थी। यून को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह खुद से ही बुदबुदाया, यह एल्डर जियांग फान सचमुच कोई छुपे रुस्तम है। उनके पास जो माल है वह हमारे ऑक्शन हाउस से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तभी अचानक यून के चेहरे के हाव भाव बदल गए। गड़बड़ हो गई। इसका ब्रेक थ्रू फेल हो रहा है। इसकी एनर्जी का संतुलन बिगड़ रहा है। यह इस बात का सबूत है कि इसके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी की भारी कमी हो गई है, जिसका मतलब है कि इसका कोर बनने से पहले ही बिखर जाएगा। या तो इसके पास कोई बहुत ही तगड़ा मंत्र होना चाहिए, या फिर इसे किसी ऐसी जगह होना चाहिए था जहां जादुई ऊर्जा का समंदर हो, वरना इसका फेल होना 100% तय है। लेकिन अब जगह बदलना नामुमकिन था, और जहां तक नए मंत्रों की बात थी उसकी तो उम्मीद ही बेकार थी। यून ने एक ठंडी सांस ली। अफसोस, एक बेहतरीन कल्टीवेटर का अंत होने जा रहा है। खुद लियू को भी एहसास हो चुका था कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह कोर फॉर्मेशन रेल्म को छूने से बस एक कदम ही दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसकी पूरी की पूरी मेहनत अब राख होने वाली थी। तो दोस्तों, लियू की बरसों की मेहनत क्या यहीं मिट्टी में मिल जाएगी? क्या जियांग फांग ऐन मौके पर कोई ऐसा चमत्कार करेगा जिससे लियू का बिखरता हुआ कोर फिर से जुड़ जाए? और अगर लियू का यह ब्रेक थ्रू फेल हो गया तो नांगोंग और यून के सामने जियांग की कितनी थू होने वाली है, इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकते। क्या जियांग फांग अपनी जादुई ताकतों से इस पूरी बाजी को पलट पाएगा? यह सब जानने के लिए तुम्हें देखना होगा इस कहानी का अगला धमाकेदार पार्ट। अगर आज का यह एपिसोड तुम्हें पसंद आया है और तुम जियांग फांग का अगला स्वैग मिस नहीं करना चाहते, तो बिना सोचे इस वीडियो को एक तगड़ा सा लाइक मारो और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके उस घंटे को ऑल पर सेट कर दो। कमेंट में अपना फेवरेट सीन लिखना मत भूलना। मिलते हैं माना कि इस कड़क दुनिया में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।